हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पहली यूनिट का चैप्टर 1 जीव जगत में जीव जगत या जीव जगत में विविधता। ठीक है। तो आज अपन इसमें पहले पढ़ेंगे यूनिट 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तीसरे में पढ़ेंगे अध्याय 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। ठीक है। तो देखो, जीव विज्ञान क्या है? जीवन रचना प्लस जैव प्रक्रम, इन दोनों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव रचना लाइफ फॉर्म यानी अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु, जैसे कि कुत्ता, मछली, भेड़, बकरी, घोड़ा, इस टाइप से। ठीक है। जैव प्रक्रम यानी जीवों में होने वाली क्रियाएं, लिविंग प्रोसेस, जैसे कि कोई जीव खाना खाता है तो ये भी जैव प्रक्रम है, लिविंग प्रोसेस है। कोई जीव चल रहा है वो भी जैव प्रक्रम है। और शरीर के अंदर होने वाली कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, ये होते हैं जैव प्रक्रम। जीव जगत कौतूहल जैव विविधता से परिपूर्ण है। कौतूहल मतलब अमेजिंग। तो देखो, अपना जो जीव जगत है ना, एक आश्चर्यजनक जैव विविधता से परिपूर्ण है। अब देखते हैं अपन जैव विविधता होती क्या है। तो देखो, जैव विविधता होती है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं की संख्या एवं प्रकार। जैसे मानो कि किसी एक जगह पर देखो क्या क्या पाए जाते हैं। कुत्ता पाए जाते हैं, बिल्ली पाए जाते हैं, मानव पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, बकरी पाए जाते हैं, गाय पाए जाते हैं। तो इतने एक जगह पे इतने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जैव विविधता बनाते हैं। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थों एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। ठीक है। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों, पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्व सामान्य विशिष्टता पाई, वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। अब देखो, जो आदि मानव था ना, उसने ना सभी चीज़ों को दो भागों में विभाजित किया। पहला निर्जीव, दूसरा सजीव। जो निर्जीव होते हैं उनमें उसने किन किन चीज़ों को रखा? वायु, समुद्र, आग। और सजीव में क्या रखा था? पेड़ और पौधे, बस ओनली। तो ठीक है, ये जो आदि मानव ने वर्गीकरण किया था ना, ये आधारित था कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता था, किस चीज़ से उन्हें लगना चाहिए कि मतलब दूर, उनको ऐसा डर लगता कि वो दूर भागने, मतलब ये भय या दूर भागने के भाव पर आधारित था। सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। देखो, सबसे पहले अपन ने वर्णन किया था छोटे मोटे जीव जंतुओं का, ठीक है, उसके बाद लेकिन मानव का अपन ने आगे सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव का भी अपन ने क्लासिफिकेशन वगैरह किया था, मानव के बारे में पढ़ा, तो मानव का अध्ययन काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानव उद्भव विज्ञान में संलग्न थे, मानव उद्भव विज्ञान को कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, वो क्या है? जीव विज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके थे। ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं मानव उद्भव विज्ञान क्या था। मानव उद्भव विज्ञान, इसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये मैट्रिक नहीं, सेंट्रिक है। ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है? इस व्यू के अनुसार होता है कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, मतलब इस दुनिया में मानव सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सभी वैल्यू निम्न या बाकी सभी जीवों की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो, जो भी लोग या समाज इस मानव उद्भव विकास एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के हिसाब से इस दुनिया को देख रहे थे, ठीक है, तो वो क्या लोग थे? इन्होंने सिर्फ मानव के बारे में अध्ययन किया, बाकी सभी जीवों के बारे में इन्होंने अध्ययन करना उचित नहीं समझा। अद्भुत, उन्होंने सोचा कि इन छोटे जीवों का अध्ययन करके अपन को क्या मिलेगा, तो इन्होंने सिर्फ मानव के बारे में पढ़ा और बाकी जीवों के बारे में नहीं पढ़ा। तो इसलिए ये सिर्फ जीव विज्ञान में बहुत कम प्रगति कर सके, मतलब इन्होंने बहुत कम नॉलेज हासिल करी। जो लोग या समाज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी के थ्रू मतलब जुड़े हुए थे। ठीक है। जीव स्वरूप के वर्गीकीय विज्ञान तथा एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। देखो, जीव स्वरूप मतलब लाइफ फॉर्म के वर्गीकीय विज्ञान। वर्गीकीय विज्ञान मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई प्रकार के जीवों को वर्गीकरण करना, साथ में उनका जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं उनका आपस में क्या संबंध है, इसे बोलते हैं अपन सिस्टमैटिक। एवं स्मारकीय विवरण मतलब अगर अपन एक ही जीव की बात करें तो मतलब जैसे अपन मानव की बात करें तो मानव का वर्णन करना कितना कठिन हो जाता है। मानव में कितने अंग होते हैं, कितने अंग तंत्र होते हैं, फिर इन सब के बारे में बात करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत कठिन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अध्ययन को सरल बनाने के लिए अपन को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी? विस्तृत पहचान प्रणाली,
नाम पद्धति और वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। ठीक है, देखो किस किस की विस्तार पहचान प्रणाली, नाम पद्धति और वर्गीकरण पद्धति, इन तीनों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इस मार की मतलब इनकी कई सभी जीवों का एक मतलब बहुत सारा विवरण है, मतलब इतने सारे जीव फिर उनका विवरण करना कितना कठिन हो जाता है। दूसरा वर्गीकीय विज्ञान, इतने सारे जीवों का वर्गीकरण करना और साथ में आपस में उनकी क्या लिंक है ये पता करना। तो इन सब चीज़ों के अध्ययन को सरल करने के लिए अपन को इन तीनों की आवश्यकता प्रदान करी। ठीक है, मैन साथ में इनकी आवश्यकता साथ में क्यों पड़ी, अपन आगे देखते हैं। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था। साथ में देखो साथ में अपन को इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इससे क्या तो जो सजीव होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, वो दो प्रकार की समानताएं प्रदर्शित करते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समानता। तो इन सब की आवश्यकता इसलिए पड़ी जिससे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समानता इनकी क्या इंपोर्टेंस रहता है इनका, इसको भी अपन अपने अध्ययन में शामिल कर सकें। ठीक है, तो देखो अब मैं बताता हूँ ऊर्ध्वाधर समानता क्या होती है, क्षैतिज समानता क्या होती है। देखो जैसे ये पेरेंट है, मेल एंड फीमेल, ये बच्चे हैं, इन दोनों के ये दो बच्चे हैं। तो देखो ऊर्ध्वाधर समानता का मतलब होता है माता पिता तथा बच्चों में क्या क्या कॉमन सिमिलरिटी, मतलब क्या क्या समानताएं होती हैं। जैसे तुमने देखो कई मूवी में देखा होगा कि कई माता पिता के बच्चों और कई माता पिता की उनके बच्चों से शक्ल मिलती है। तो ये भी तो एक समानता हो गई ना। और अपने भी कुछ लक्षण अपने माता पिता से मिलते हैं, तो ये भी एक समानता हो गई। तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर समानता। क्षैतिज समानता होती है जब एक ही माता पिता के दो बच्चों में कुछ समानता होती है। जैसे तुमने देखा होगा जुड़वाओं में कितनी समानता होती है। और तुमने ये भी देखा होगा कि अपने छोटे भाई और अपन में कुछ समानताएं होती हैं। तो जो बच्चों में आपस में जो समानताएं होती हैं उसे बोलते हैं क्षैतिज समानता। माता पिता और बच्चों में जो समानता होती है इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर समानता। ठीक है, वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध तथा साथ ही में पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संबंधों का रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। ठीक है, देखो वर्तमान के जितने भी जीव हैं वो क्या आपस में संबंध है। साथ ही वर्तमान के सभी जीव वो और पृथ्वी पर आदिकाल मतलब पृथ्वी पर बहुत समय पहले जो जीव रहते थे जैसे डायनासोर, उनका भी वर्तमान के जीवों से संबंध है। मतलब अगर जब अपन को ये पता चला कि वर्तमान के सभी जीव आपस में संबंध है, साथ ही ये पृथ्वी पे पहले जो जीव रह चुके हैं उनके साथ भी संबंध है। ये सब आपस में किससे संबंध है, न्यूक्लिक एसिड, वो डीएनए या आरएनए। देखो तुमने देखा अपन सब लोगों में कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब में डीएनए पाया जाता है। डायनासोर जो विलुप्त हो चुका है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो एक संबंध हो गया ना कि पृथ्वी पर रहने वाले पुराने जीवों मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं आदिकाल वाले, और साथ में जो पृथ्वी पर अभी जितने भी जीव रह रहे हैं उनमें एक कॉमन समानता है कि डीएनए का पाया जाना। तो एक संबंध है। जब अपन को इस संबंध यानी इन संवादों का इसका रहस्य उद्घाटन हुआ, मतलब इस रहस्य से पर्दा उठा, तो ये क्या हुआ, जो मानव अहंकार था, मतलब जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में लोग बोलते थे कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, उनके सामने सभी जीव निम्न है। तो इससे क्या, जब पता लगा कि सभी जीव एक दूसरे से लिंक है, तो इससे क्या मानव अहंकार टूटा और उसने क्या किया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई सारे सांस्कृतिक आंदोलन किए, जैसे कि टाइगर बचाओ अभियान होता है। ठीक है, इस प्रकार से तुमने कई सारे अभियान देखे होंगे। ये सारे के सारे आंदोलन स्टार्ट हुए। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक यानी टैक्सोनॉमिस्ट परसेप्टिव प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण से वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब अपन आगे के जो भी चैप्टर है उनमें अपन क्या टैक्सोनॉमी वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य मतलब टैक्सोनॉमी की व्यू से प्राणियों पादपों का वर्गीकरण करेंगे। साथ में अपन हर एक क्लास का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कैसे किस क्लास में किस ऑर्गेनिज्म को अपन को रखना है। ठीक है, एक मिनट मैं इसे मिला लेता हूँ थोड़ा।
अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। देखो ये सन याद कर लेना, नीट में कभी कभी आ जाती है। अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे। ये क्या है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या विकास परक जीव वैज्ञानिक थे। विकास परक जीव वैज्ञानिक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं जिस इंग्लिश में। ये क्या होता है? ऐसे वैज्ञानिक जो इस चीज का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पे जीवों का विकास कैसे हुआ, एक पृथ्वी पे इतने सारे जीवों का विकास कैसे हुआ, उसे बोलते हैं विकास परक जीव वैज्ञानिक। तो ये अर्नेस्ट मेयर कौन थे? विकास परक जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास के कार्य में इतना काम किया कि इनको अपन क्या बोलते हैं? 20वीं सदी का डार्विन भी बोलते हैं। ठीक है, आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। जो अर्नेस्ट मेयर है ना, अभी तक के जितने भी टॉप 100 साइंटिस्ट है उनमें अर्नेस्ट मेयर का नाम भी आता है। ठीक है, मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की। जो मेयर थे ना, उनने 1953 में क्या हार्वर्ड विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कौन सी विभाग में नौकरी करी? कला एवं विज्ञान संकाय में। ठीक है, और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। इनने 1975 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त किया। किस पदवी के साथ? अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस की पदवी के साथ इनने 1975 में अवकाश प्राप्त किया। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी सिस्टमेटिक तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। देखो इनने ना 80 साल इनका जो 80 साल काम किया था, मतलब 80 साल का कार्य जीवन था, इनमें इन्होंने किन किन टॉपिकों पे अनुसंधान यानी रिसर्च करी। तो वो पहला है पक्षी विज्ञान, मतलब पक्षी विज्ञान में इन्होंने अनुसंधान किया। वर्गीकरण विज्ञान यानी सिस्टमैटिक्स में इन्होंने अध्ययन किया। प्राणी भूगोल मतलब किस जगह पे कौन सा जीव पाया जाता है। ठीक है, विकास, ठीक है, वर्गीकी सिस्टमेटिक्स, ये वर्गीकरण विज्ञान क्लासिफिकेशन हो गया, ये वर्गीकी सिस्टमेटिक्स हो गई। ठीक है, और जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन, इन सभी फील्ड में इन्होंने काम किया। ठीक है, आपने लगभग अकेले ही इवोल्यूशनरी जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। देखो इन जो अर्नेस्ट मेयर थे ना, उन्होंने अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न था जैव विविधता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको खड़ा किया, जो कि आज सच है। विकासीय जीव विज्ञान यानी कि इस पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इन सब चीजों का अध्ययन अपन करते हैं विकासीय जीव विज्ञान में। ठीक है, और उसका एक केंद्रीय प्रश्न था जैव विविधता की उत्पत्ति। आखिर मतलब जैव विविधता मतलब आखिर इस पृथ्वी पर इतने प्रकार के पौधे, प्राणी, जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, इनका विकास कैसे हुआ, कैसे आए, ये था केंद्रीय प्रश्न यानी जैव विविधता की उत्पत्ति। इसको मेयर साहब ने अकेले खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जैव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। जैव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज। कहने का मतलब है इन्होंने जाति की परिभाषा दी, जो कि अभी स्वीकृत हुई है। ठीक है, जैव वैज्ञानिक वर्गीकी, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल स्पीसीज। आखिर ये होती क्या है? तो ये होती है जैव वैज्ञानिक स्पीसीज होती है मतलब कोई भी जाति जिसके सदस्य आपस में जनन कर सकें और जनन करने के बाद बच्चे पैदा कर सकें, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी फर्टाइल बच्चे हों। फर्टाइल बच्चे का मतलब होता है ये बच्चे भी बड़े होकर अपने बच्चों को जन्म दे सके। जैसे अपन मानव का उदाहरण ले लीजिए। देखो तो सभी मानव मतलब अपनी मेल फीमेल आपस में जनन कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, और अब जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बड़े होकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन जब पूरी होती है तो वो एक जाति बन जाती है। ठीक है, मतलब क्या, सदस्य आपस में जनन कर सकें एक ही जाति के, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी अपने फर्टाइल हो, यानी वो भी अपने बड़े होकर अपने बच्चों को जन्म दे सकें, इसे बोलते हैं फर्टाइल। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो ये जाति बन जाती है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जैव वैज्ञानिक ठीक है, मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। देखो जो मेयर साहब थे ना, उनको ना 3 पुरस्कार मतलब 3 प्राइज मिले थे, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के 3 ताज की संज्ञा देती है। तो 1983 में कौन सा मिला? वॉल्जन प्राइज।
1998 में कौन सा मिला, और इंग्लिश की एनसीईआरटी में 1998 या 94 दिया, तो एक बार देख लेना, जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज। 1999 में कौन सा मिला, क्राफूड फ्राई। तो देखो मेयर को 3 पुरस्कार मिले, उनको अपन क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के 3 तार। ये कौन कौन से हैं, 1983 में वॉल्जन प्राइज, 1998 इंग्लिश में, 1994 दिया जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज, और 1999 क्राफ्ट फ्राई। ये तीन पुरस्कारों को अपन क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के 3 तार, जो कि मेयर को मिले थे। ठीक है, मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। तो जो मेयर थे ना, वो 100 वर्ष की आयु में कब स्वर्गवासी हुए, सन 2004 में स्वर्गवासी हो गए थे। ठीक है, अब अपन चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जीव जगत कैसा निराला है, मतलब जीव जगत कितना आश्चर्यचकित वंडरफुल है। जब भी अपन यहाँ पे अपन देखो, अपन कोई नए नए जीव देखते हैं या फिर अपन कहीं घूमने जाते हैं जंगलों में, तो उन चीज़ों को देख के अपन को आश्चर्य नहीं होता कि मतलब ये चीज़ें कैसे बनी, कितनी सुंदर है। तो ठीक इसी टाइप से जीव जगत कैसा है, निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। तो देखो हम इस पृथ्वी पर जितनी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो अपन देखते हैं तो अपन को एक आश्चर्यजनक अमेजिंग विस्मय फील नहीं होता। मतलब पक्षी कैसे उड़ लेते हैं, घोड़े इतने तेज कैसे दौड़ लेते हैं, शेर सबसे ताकतवर, मतलब पावर की शक्ति के हिसाब से शेर कितना ताकतवर होता है, हम क्यों नहीं रहते। तो ये सब चीज़ें मतलब हमें विस्मयकारी कर देती हैं। मतलब कई जीवों की विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई प्रकार के जीवों की श्रृंखला। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवड़ीय मीठा जलीय झील, मरुस्थल अथवा गर्म जल, जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। देखो अपन तो अपने घरों में रहते हैं, बढ़िया कूलर लगा के, ठीक है, एसी लगा के, तो अपन को पता नहीं चलता कि मतलब कि अपन को तो अच्छा नॉर्मल फील होता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो बहुत खतरनाक वाले स्थानों पर रहते हैं, जैसे कि ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय मीठा जलीय, मरुस्थल कितना गर्म रहता है, और गर्म झरने जिनमें अपन रह ही नहीं सकते, उनमें जीव रहते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं असाधारण वास स्थान में जीव कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय झीलें, मरुस्थल, गर्म झरने, ऐसे ऐसे ये असाधारण वास स्थान है जहाँ पे जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे अपन तो रह ही नहीं सकते बिना किसी भारी साधन के। ठीक है, सरपत दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार की सुंदरता विस्मय और चमत्कार का आह्वान करती है। देखो जब भी अपन तेज दौड़ते घोड़े देखते हैं, प्रवासी पक्षी मतलब एक देश से दूसरे देश में आने वाले पक्षियों को देखते हैं, घाटियों में खिलते फूल देखते हैं, या फिर जो आक्रमणकारी सार्क, मतलब जब सार्क अपने शिकार का आक्रमण करती है, अटैक करती है, तो उसे बोलते हैं आक्रमण सार की सुंदरता। जब अपन इन सब चीज़ों को देखते हैं तो अपन अपने अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं, एक चमत्कार की फीलिंग्स आती हैं कि पक्षी कैसे उड़ लेते हैं यार, हम क्यों नहीं उड़ पाते। ठीक है, घोड़े इतना तेज कैसे दौड़ लेते हैं, हम क्यों नहीं उड़ पाते। तो एक विस्मय और चमत्कार का आह्वान होता है जब अपन ऐसी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो कैसी कैसी चीज़ों को अब देखते हैं अपन, तो जब अपन को विस्मय चमत्कार का आह्वान होता है, सरपत दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल और आक्रमणकारी सार की सुंदरता। ठीक है, इन सब चीज़ों को देख के अपन को चमत्कार और विस्मय का फील होता है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है वास्तव में जीवन क्या है। तो देखो जीवन क्या है, अपन इसका बात करते हैं पहले। ठीक है, देखो पहले अपन बात कर लेते हैं समष्टि क्या होती है। समष्टि मतलब होती है कि एक किसी स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के सदस्य है। जैसे अपन किसी जगह पर रहने वाले ओनली अपन मानव को ले ले, ह्यूमन को ले ले, तो वो आपस में मिलके एक ही जाति बनाएंगे। जैसे किसी जगह पे ये सारे इतने सारे मानव रह रहे हैं, ये आपस में सब मिलके क्या बनाएंगे, एक जाति बनाएंगे। जाति यानी समष्टि भी बोलते हैं उसे। एक ही जाति के सदस्यों को अपन क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं। जैसे मानव सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो उसे आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, समष्टि बनाएंगे। समुदाय में क्या होती हैं, कई जातियां एक साथ रहती हैं। जैसे समुदाय में जैसे कि कोई एक स्थान है, इसमें मानव भी रह रहा है, घोड़ा भी रह रहे हैं, बंदर भी रह रहे हैं, बकरी भी रह रहे हैं, बिल्ली भी रह रहा है, पेड़ भी रह रहा है, पौधे भी रह रहे हैं। तो ये सब आपस में मिलके क्या बनाते हैं, समुदाय। जब कई जातियां एक साथ रहें तो उसे क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। अपन बात करते हैं जीवन क्या है। तो देखो जीवन क्या है, इसका अपन को पता चलता है समष्टि के सदस्यों में सहयोग। मतलब देखो समष्टि के सदस्यों
में, मतलब एक ही जाति के सदस्यों में सहयोग होता है। जैसे कि अपन अपने दोस्त की मदद करते हैं, दोस्त अपनी मदद करता है, ये क्या है, समष्टि में सहयोग हो गया। अपन अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, पड़ोसी अपनी मदद करता है, ये क्या हो गया, सहयोग हो गया। या पारिस्थितिक विरोध, जैसे पारिस्थितिक विरोध मतलब क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ना, अत्यधिक सर्दी पड़ना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब पारिस्थितिक विरोध है। ठीक है, इससे पता चलता है पहले पॉइंट से जीवन क्या है। दूसरा पता चलता है ठीक है, ये पॉइंट एक ही क्या, हाँ, समष्टि और समुदाय में सहयोग। अब देखो समष्टि यानी समष्टि और समुदाय में भी सहयोग होता है। ठीक है, जैसे कि अपन देखो, अपन कुत्ते पाल लेते हैं, तो कुत्ते जब अपन कुत्तों को मतलब खाना देते हैं, और बाद में उसमें बदले में अपन को क्या मिलता है, रात को अगर चोर आता है तो कुत्ता अपन को जगा देता है भौंक भौंक के। तो एक तरह से ये भी क्या है, समष्टि और समुदाय में एक सहयोग हो गया है। ठीक है, और कोशिका में आणविक गतिविधि, खुद अपन ने आजकल पता कर लिया कि कोशिका में बहुत सारे अणु होते हैं, वो आपस में बदलते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोशिका में आणविक गतिविधि। जैसे अपन अभी आगे श्वसन में पढ़ेंगे कि जैसे कैसे ग्लूकोज श्वसन द्वारा CO2 तथा H2O में तोड़ता है। तो ये भी तो एक आणविक गतिविधि हो गई ना। तो इन तीनों चीज़ों से अपन को पता चलता है कि जीवन क्या है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। देखो अपन ने अभी क्वेश्चन किया था ना, जीवन क्या है, इसमें दो प्रश्न छुपे हुए हैं। ठीक है, पहला कैसा है, तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है उसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। देखो जीवन क्या है, इसमें दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला तो एक टेक्निकल है, जो यह पता करता है कि जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न क्या है, दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, वो क्या जानने का प्रयत्न करता है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और चूंकि अपन अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अपन एज एक वैज्ञानिक के व्यू से देख रहे हैं, तो वैज्ञानिक होने के नाते अपन दार्शनिक प्रश्न जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर अपन नहीं खोजेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे, जीव क्या, अपन ये आगे ये पढ़ेंगे कि जीव क्या है, जीव और निर्जीव क्या है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।